हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक जो होने वाला है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स आज आपको कराऊंगा मैं। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। ब्रायोफाइट्स आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक important, but they play a major role in the ecosystem. Like that, bryophytes are the sources of the food, prevention of soil erosion, formation of the soil, and water retention. One of the bryophyte is known as peat moss. तो ये काफ़ी अच्छे इसके इम्पोर्टेंस हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ, फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड, ये आपके मन में एक बात होनी चाहिए कि ब्रायोफाइट का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ब्रायोफाइट्स हैं, दे आर गुड सोर्स ऑफ द फूड। They provide food for herbaceous mammals. They provide food for birds, and they also provide food for other animals. They also provide foods for other animals. तो ये पहला इनका एक इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्लियर। सेकंड में बात करूं कि ब्रायोफाइट्स हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, क्लियर। अब सॉइल इरोजन की बात करूं मैं तो द फिनोमेना ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल by the different agencies is known as soil erosion, and these agencies may be snow, they may be water, they may be wind, they may be animals including human beings. तो ये वेरियस टाइप की एजेंसी सॉयल इरोजन में क्या है, हेल्प करती हैं। और ये क्या है कि सॉयल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये सॉइल के साथ टाइटली बाइंड अप हो जाते हैं। सॉइल के साथ क्या है, टाइटली बाइंड अप हो जाते हैं, एंड दे फॉर्म डेंस मैट्स ओवर द सॉइल। दे फॉर्म डेंस मैट्स ओवर द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो इसमें एक बात आप लिख सकते हैं, दे फॉर्म्स mats on the soil and tightly bind soil, clear। so they help in the soil erosion। आपकी बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो मॉसेस हैं ये हर्बेसियस प्लांट हैं, क्लियर, और ये ग्रो करते हैं तो पूरी रॉकी सरफेस पर, सॉइल्स पर ये क्या है, टाइटली बाइंड अप हो जाते हैं, क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की मैं यहाँ बात करूँ तो सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं, और सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम पीडोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस। और इसमें इनका बहुत ज़बरदस्त रोल होता है, और साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ब्रायोफाइट्स along with lichens are the first organism to colonize rock, ठीक है। तो लाइकन के साथ ये रॉक पर फर्स्ट कॉलोनी बनाते हैं, है ना। और लाइकन्स को हम बोलते हैं कि लाइकन्स आर ड्यूल ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ एल्गी एंड फंजाई, क्लियर। तो एल्गी और फंजाई से लाइकन मिलकर के बनते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं
कि mosses along with lichen, mosses along with lichen, मतलब mosses lichen के साथ मिल करके क्या बनाते हैं, आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म that colonize rocks, and then degrade it with the help of various acids. मॉसिस की थैलस भी वेरियस एसिड्स रिलीज करती है और लाइकन की थैलस भी वेरियस एसिड्स रिलीज करती है, लाइक दैट ऑफ लाइकेनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एंड दे कोरोड द रॉकी सरफेस। क्लियर? तो डिग्रेड कर देते हैं ये रॉकी सरफेस को, और डिग्रेड होने के बाद में क्या होता है कि दे हेल्प इन द प्लांट सक्सेशन। क्लियर? तो मॉसेस लाइकन के साथ मिलकर के रॉक पर अपनी कॉलोनी को डेवलप करते हैं, ठीक है, उसको डिग्रेड कर देते हैं, एंड हेल्प्स इन प्लांट सक्सेशन, एंड हेल्प इन प्लांट सक्सेशन। अब यहाँ पे एक टर्म आ रही है सक्सेशन। एक्चुअली ये टर्म इकोलॉजिकल सक्सेशन है, जिसको हम बायोटिक सक्सेशन भी बोलते हैं। इकोलॉजी में मैं डिस्कस कराऊंगा, और इसका मीनिंग ये है कि द सक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ ए बायोटिक कम्युनिटी इन ए बेयर एरिया इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन, ऑल्सो नोन एज प्लांट सक्सेशन। माने किसी बेयर एरिया पर, बंजर जमीन पर बायोटिक कम्युनिटी को स्टेप बाय स्टेप इनवाइट करते चले जाना, और उस बेयर एरिया पर फाइनली फॉरेस्ट का डेवलप हो जाना, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन की वजह से होता है। और इस सक्सेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल मॉस प्ले करते हैं। क्लियर? इस सक्सेशन में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो मॉसेस क्या है, प्ले करते हैं, है ना। और यही इनका जो रोल है, यही एक ग्रेट रोल है। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं दिस वन इज द ग्रेटेस्ट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्लियर? तो ये ग्रेटेस्ट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। दिस वन इज द ग्रेटेस्ट इकोलॉजिकल significance of what? Bryophytes. क्लियर है ना? मीन्स लाइकन मॉसिस के साथ मिलकर के ये किसी भी बेयर एरिया पर फर्स्ट ग्रो करते हैं, और बेयर एरिया पर फर्स्ट फॉर्म्ड कम्युनिटी को क्या बोलते हैं हम? पायोनियर कम्युनिटी। आपके बात समझ में आ रही है ना? इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, वो वाटर रिटेंशन का आएगा। किसका आएगा? वाटर रिटेंशन। अब वाटर रिटेंशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर ओनली जो स्फेगनम ऐसा ब्रायोफाइट है जो अपने ड्राई वेट के कंपैरिजन में, ठीक है, 15 to 25% वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वाटर रिटेंशन की एबिलिटी स्फेगनम के अंदर ज़्यादा पाई जाती है ना। अपने ड्राई वेट की कंपैरिजन में वो 15 to 25% मोर वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए इसका यूज क्या है? गार्डनर्स करते हैं। गार्डनर्स इसका यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, कि कोई भी प्लांट पार्ट्स लिया, कट पार्ट्स, तो उसको स्फेगनम के साथ अटैच करके रख देते हैं, है ना। और ये प्रोसेस अब किसी भी मटेरियल को, प्लांट मटेरियल को या सीडलिंग को, है ना, हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाना है, तो हम ये कह सकते हैं स्फेगनम का उसमें इजीली हम यूज कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ड्राई स्फेगनम हैज ग्रेट वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, that is 15 to 25
15 to 25 times as much water as their dry weight. This characteristics is employed by gardeners to keep seedling and cut plant moist during transportation and propagation. मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो ये आप वाटर रिटेंशन की एबिलिटी लिख सकते हैं। तो यहां पे चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं वाटर रिटेंशन। ड्राई स्फेगनम है, ये अपने ड्राई वेट से 15 to 25% मोर वाटर को ये क्या है, एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, इसलिए जो गार्डनर्स हैं इसका यूज करते हैं, किसमें करते हैं गार्डनर्स इसका यूज? गार्डनर्स इसका यूज करते हैं सीडलिंग को मॉइस्ट रखने में, किसी भी प्लांट पार्ट्स, कट प्लांट पार्ट्स है उसको मॉइस्ट रखने में। क्लियर? इसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे गार्डनर्स बड़ा इसका यूज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स एंड ऑल्सो इन प्रोपेगेशन, दैट इज द रिप्रोडक्शन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट इसका जो पॉइंट आ रहा है कि सोर्सेज ऑफ पीट। क्लियर? तो फिफ्थ पॉइंट हम यहां लिख सकते हैं सोर्सेज ऑफ पीट। जनरली क्या है कि जो पीट है, पीट एक टाइप का फॉसिल फ्यूल है। पीट क्या है? फॉसिल फ्यूल है, जिसको ऑब्टेंड हम करते हैं, किससे ऑब्टेंड करते हैं? स्फेगनम से इसको ऑब्टेंड किया जाता है। इस वजह से स्फेगनम को हम पीट मॉस बोलते हैं, बॉग मॉस भी बोलते हैं, क्वेकिंग मॉस भी बोलते हैं, कारपेट मॉस भी बोलते हैं, टर्फ मॉस भी बोलते हैं। तो बहुत सारे इसके टर्म्स हैं, इसके लिए बहुत सारे नेम्स हैं स्फेगनम के लिए, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है कि जो स्फेगनम है ये सॉइल कंडीशंस में, मतलब एसिडिक सॉइल कंडीशंस में ग्रो करता है। क्लियर? तो जब इसकी सेल्स की डेथ हो जाती है ना, तो उस सेल के साथ बैक्टीरिया का जो एसोसिएशन है वो मिनिमम हो पाता है। ठीक है, क्योंकि एसिडिक कंडीशन से तो बैक्टीरिया वहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्या है, ग्रो नहीं कर पाते हैं और बॉडी को डिग्रेड नहीं कर पाते हैं कंप्लीटली। तो यहाँ पर फिर क्या है, बॉडी का पार्शियल डिग्रेडेशन हो पाता है ना, और ये फिर फॉसिल की फॉर्म में बनता चला जाता है। क्लियर है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पीट है वो एक क्या है, फॉसिल फ्यूल है, जिसको हम ऑब्टेंड करते हैं किससे? स्फेगनम से। सो इट इज कॉल्ड एज पीट मॉस। क्लियर? इसके बाद में दूसरी एक पॉइंट आप यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हैं कि जनरली जो पीट है ना, पीट का जो यूज हम कर सकते हैं वो सॉइल एल्केलाइनिटी को कम करने के लिए। ठीक है, तो पीट रिड्यूसेस सॉइल एल्केलाइनिटी एंड इंक्रीजेस वाटर रिटेंशन एज वेल एज एरेशन। ठीक है, वाटर रिटेंशन को इंक्रीज करेगा सॉइल में, एरेशन की एबिलिटी को सॉइल में इंक्रीज करेगा, दैट इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, स्पेशली फॉर द रूट। क्लियर? तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं जो पीट है, तो पीट इज ए फॉसिल फ्यूल obtained from what? Sphagnum. Obtained from sphagnum, इसलिए स्फेगनम को क्या बोला जाता है? ठीक है, तभी स्फेगनम को बोला जाता है कि ये पीट मॉस है। और क्या बोला जाता है? बॉग मॉस।
बॉग मॉस, बॉग मॉस क्यों बोला जाता है? ठीक है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बॉगी एरिया पर ग्रो करता है ना, माने वेट एंड मडी एरियाज, दलदल वाला जो स्थान है वहाँ पर ये ग्रो करता है। ठीक है, इसके बाद में कारपेट मॉस बोलते हैं इसको, इसको और क्या बोलते हैं? कारपेट मॉस, है ना, क्योंकि ये कारपेट की तरह स्प्रेड हो जाता है ना, पर्टिकुलर प्लेस पर। ठीक है, कारपेट मॉस भी बोलते हैं। क्लियर? इसको क्वेकिंग क्वेकिंग मॉस भी बोलते हैं, क्वेकिंग मॉस। ठीक है, वाइब्रेशन से ये करता रहता है, क्वेकिंग मॉस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक टर्म और आती है, ऑल्सो कॉल्ड एज टर्फ मॉस। और क्या बोलते हैं? टर्फ मॉस भी इसको बोला जाता है, क्योंकि टर्फ का मतलब ये है कि ये ओवर सॉइल स्प्रेड हो जाता है अच्छे से। ठीक है, एक लेयर बना लेता है ओवर द सॉइल सरफेस। क्लियर? इसके बाद में यूरोपियन कंट्रीज में इसको यूज करते हैं एज ए एब्जॉर्बेंट कॉटन, तो ऑल्सो नोन एज एब्जॉर्बेंट कॉटन। क्लियर है ना? तो इस तरीके से ये इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और आज ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को ब्रायोफाइट्स फिनिश होने के बाद टेडोफाइट्स के बारे में डिस्कस करूँगा बहुत अच्छे से। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको अच्छी से अच्छा मैं मटेरियल प्रोवाइड कराऊँ और आपको कोई दिक्कत ना हो। बस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखो, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले भाई आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट कौन सा है? तो जूपसिस है। क्या है? जूपसिस, और इसकी लेंथ 4 to 5 मिलीमीटर होती है। इसके बाद में टॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स कौन सा है? डॉसोनिया, और इसकी जो लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर के आसपास होती है। हाँ, एक बात और, यदि ऑप्शन में आपको डाउसोनिया नहीं दिया हुआ है तो फोन्टिनेलिस होगा टॉलेस्ट ब्रायोफाइट, है ना। तो यहाँ आप ओब्लिक में कर सकते हैं फोन्टिनेलिस, और फोन्टिनेलिस को मैंने आपको बताया था कि ये एक्वेटिक लिवरवर्ट्स है, एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स है, और इनकी जो लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर तक हो सकती है। क्लियर? मेरी बात आप समझ रहे हैं? इसके बाद में कुछ ब्रायोफाइट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते, मीन्स दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल। सच टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स आर सेप्रोफाइटिक ब्रायोफाइट्स। तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं सेप्रोफाइटिक ब्रायोफाइट्स। सेप्रोफाइटिक ब्रायोफाइट्स की मैं बात करूं तो यहां पर एक एग्जांपल आप लर्न रख सकते हैं, बक्सबोमिया। ठीक है, बक्सबोमिया नाम का जो टेडोफाइट्स है, ठीक है, बक्सबोमिया, और ये क्या है? एक सेप्रोफाइटिक ब्रायोफाइट है, मीन्स यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है वो एब्सेंट होती है। क्लियर? फोटोसिंथेसिस एब्सेंट। क्लियर? इसके बाद में और एक दो बात और आप याद रख सकते हैं, एपीफाइट्स होते हैं कुछ ब्रायोफाइट, है ना। तो एपीफाइटिक ब्रायोफाइट्स
ठीक है। एपीफाइटिक ब्रायोफाइट्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले आप समझिए कि एपीफाइट्स क्या होते हैं। तो एपीफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच ग्रो ऑन एनोदर प्लांट्स फॉर स्पेस नॉट फॉर फूड। तो सच टाइप ऑफ प्लांट्स इज नॉन एज एपीफाइट्स। क्लियर। तो यहाँ पर एपीफाइट्स में आप दो एग्जांपल ले सकते हैं, एक डेंड्रोसीरोस है जो फाउंड ऑन ट्री ट्रंक, और दूसरा एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि रेडुला प्रोटेंशा, है ना, रेडुला प्रोटेंशा जो फाउंड ऑन फर्न लीव्स। तो एपीफाइटिक ब्रायोफाइट्स में दो एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एक डेंड्रोसीरोस, क्या है, डेंड्रोसीरोस, और ये कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है ये, फाउंड ऑन ट्री ट्रंक। फाउंड ऑन ट्री ट्रंक। और सेकंड आप एग्जांपल याद कर सकते हैं, रेडुला प्रोटेंशा, रेडुला प्रोटेंशा, ठीक है, और ये फाउंड ऑन द फर्न लीव्स, फाउंड ऑन द फर्न लीव्स। और फर्न एक हाईएस्ट टेडोफाइट्स हैं, इनकी जो लीफ है वो काफ़ी इनलार्ज होती है, तो मैक्रोफिलस टेडोफाइट्स हैं ये, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है फर्न की टेडोफाइट्स में, है ना। इसके बाद में ये दो एग्जांपल आपको हो गए। जनरली क्या है, मैं इसलिए इनको बता रहा हूँ कि कई बार ऑप्शन में ये आ जाते हैं, और ऑप्शन में आपको कोई नॉलेज नहीं होती है तो फिर आप सस्पेंस में चले जाते हैं कि विच वन इज़ द करेक्ट, ठीक है। तो जनरल आपको आइडिया इस बात का होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद में एक और मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान आ रहा है कि ड्यूरिंग इवोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि रिक्सिया इज द सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट। रिक्सिया सबसे सिंपल ब्रायोफाइट्स है क्योंकि इसमें स्पोरोफाइट सबसे सिंपलेस्ट होती है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली कैप्सूल पार्ट, फुट एंड सीटा आर एब्सेंट। तो ड्यूरिंग इवोल्यूशन देयर अकर ग्रेजुअल स्टरलाइजेशन ऑफ स्पोरोफाइट, ग्रेजुअल स्टरलाइजेशन ऑफ स्पोरोफाइट। क्लियर। स्पोरोफाइट का धीरे धीरे स्टरलाइजेशन होता चला गया। इसका मतलब है कि फर्टाइल पार्ट स्पोरोफाइट में रिड्यूस होता चला गया और स्टेराइल पार्ट धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मीन्स ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ फर्टाइल पार्ट एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ स्टेराइल पार्ट। तो स्पोरोफाइट डेवलप होती चली गई, है ना। और ओवरऑल यदि हम प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम में सबसे वेल डेवलप्ड जो स्पोरोफाइट है वो एंजियोस्पर्म की होती है। क्लियर। वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट किसकी होती है, एंजियोस्पर्म की होती है। लेकिन ब्रायोफाइट्स में यदि 3 क्लासेस की बात करूं तो वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट किसमें होती है, मोसिस के अंदर होती है। क्लियर। यदि मैं यहाँ पर इसके इवोल्यूशन की बात करूं मैं, ठीक है, किसके इवोल्यूशन की, स्पोरोफाइट के इवोल्यूशन की बात करूं तो सबसे सिंपलेस्ट जो स्पोरोफाइट है वो रिक्सिया के अंदर मिलती है। क्लियर। रिक्सिया से थोड़ी डेवलप मिलेगी मार्केंसिया में, मार्केंसिया से थोड़ी डेवलप मिलेगी पोरेला में, ठीक है, पीलिया का भाई है, और पोरेला से थोड़ी डेवलप मिलेगी एंथोसीरोस में। क्लियर। एंथोसीरोस से थोड़ी डेवलप मिलेगी फ्यूनेरिया के अंदर, और वेल डेवलप स्पोरोफाइट मिलेगी ब्रायोफाइट्स में, पॉलीट्राइकम में, है ना। तो ये इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है। सीक्वेंस ऑफ स्पोरोफाइट, है ना। तो यहां आप देख सकते हैं सबसे सिंपलेस्ट रिक्सिया के अंदर, उससे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड
मार्केंसिया में, उससे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड पोरेला में, उससे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एंथोसिरोस में, उससे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फ्यूनेरिया के अंदर, है ना, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉलीट्राइकम में, जिसको हेयर मॉस भी बोलते हैं, पॉलीट्राइकम। क्लियर? तो यहां आप ये देख सकते हैं कि रिक्सिया की सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट होती है, सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ ओनली कैप्सूल, मेड अप ऑफ ओनली कैप्सूल, फुट एंड सीटा आर एब्सेंट। ठीक है, अब मार्केंसिया में जो स्पोरोफाइट है फुट सीटा कैप्सूल में डिवाइड हो गई, ऐसे पोरेला में और अच्छे से डिवाइड होती चली गई, और यहां पर वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट, नॉट ओवरऑल। ठीक है, मतलब इसका कंसेप्ट ये है कि रिक्सिया के अंदर जो सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट है, क्योंकि कैप्सूल है उसके अंदर केवल, और कैप्सूल क्या है, फुली फर्टाइल पार्ट है ना, फुली फर्टाइल है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअल रिडक्शन होता जा रहा है फर्टाइल पार्ट में, और डेवलपमेंट होता जा रहा है स्टाइल पार्ट में। मतलब ग्रेजुअल रिडक्शन in a fertile part, what, gradual, धीरे धीरे, gradual reduction in fertile part and gradual development of sterile part ऑफ स्टाइल पार्ट। तभी आप देखते हैं कि एंजियोस्पर्म में, ओवरऑल प्लांट किंगडम में वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट होती है, क्योंकि वहां हम जाएं तो जो फर्टाइल पार्ट है एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है, वो फ्लावर है, और फ्लावर में भी स्पेशली एंडोसियम एंड गाइनोसियम, है ना, बाकी सब स्टाइल पार्ट है। तो आप देख रहे हैं ना कितनी जायंट प्लांट बॉडी होती है, लेकिन उसमें जो फर्टाइल पार्ट है वो बहुत छोटा पार्ट होता है। क्लियर है ना? तो इस तरीके से ये एवोल्यूशनरी सीक्वेंस हो जाता है स्पोरोफाइट का ब्रायोफाइट्स के केस में, और ओवरऑल भी आप समझ सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, है ना। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।